Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स। कैंसर एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें बॉडी के सेल्स एबनॉर्मल हो जाएंगे और बिना किसी कंट्रोल से डिवाइड होते रहेंगे। दे मे स्प्रेड थ्रू द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फेटिक सिस्टम टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो ट्यूमर, अब अगर हम बात करें एक नॉर्मल सेल की तो उसमें डिवीज़न होता है, डिफ्रेंशिएशन होती है, एपोप्टोसिस होती है। लेकिन जब नॉर्मल सेल अपना कंट्रोल खो देगा डिवीज़न से, डिफ्रेंशिएशन से, एपोप्टोसिस से, तो वो ट्यूमर सेल बन जाएगा। ट्यूमर, जिसको हम नियोप्लाज्म भी बोलते हैं, वो एक एबनॉर्मल मास है टिश्यू का जो कि सॉलिड भी हो सकता है और फ्लूइड फिल्ड भी हो सकता है। अब ट्यूमर का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ कैंसर ट्यूमर है, वो नॉन कैंसरस भी हो सकता है, प्री कैंसरस भी हो सकता है एंड कैंसरस भी हो सकता है। तो आखिर कैंसर डेंजरस क्यों है? मान लो मेलेनोमा है, यानी इनिशियल ट्यूमर है, तो जो मेलेनोमा सेल्स होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए ट्रैवल करते हैं और वो बाकी हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं उन तक पहुंच सकते हैं, तो वो उनको भी अफेक्ट कर देंगे। तो इसी वजह से कैंसर डेंजरस है। बट इज़ ट्यूमर सुप्रेसर जीन? ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स ऐसी जीन्स हैं जो कि सेल्स की ग्रोथ को रेगुलेट करती है। जब ये जीन्स प्रॉपरली फंक्शन करती हैं तो ये ट्यूमर की ग्रोथ को प्रिवेंट कर सकती हैं और इनहिबिट कर सकती हैं। जो ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स होती हैं उनमें एक एबिलिटी होती है प्रोटीन्स बनाने की, जो कि सेल ग्रोथ को कंट्रोल करती है। अब जब ट्यूमर सुप्रेसर जीन इनएक्टिवेट हो जाएंगी तो उनकी वो एबिलिटी भी ख़त्म हो जाती है। देन कैटेगरीज ऑफ ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स, तो इसकी मेन कैटेगरीज हैं केयर टेकर जीन्स एंड गेट कीपर जीन्स। केयर टेकर जीन्स that maintains the integrity of the genome by repairing DNA damage, and gatekeeper genes that inhibit the proliferation or promote the death of cells with damaged DNA. So these are tumor suppressor gene. इनकी फंक्शनल कैटेगरी और ट्यूमर एसोसिएशन यहाँ पे दी गई है। जैसे जो गेटकीपर जीन्स होती हैं उनमें जीन P53 जो है इसका फंक्शन होता है ट्रांसक्रिप्शन और ये कॉज करता है लाइफ-रोमेनी सिंड्रोम। उसी तरह से RB1 आ गया, APC आ गया। केयर टेकर जीन्स में भी उसी तरह से BRCA1 जीन आ गया जिसका मेन फंक्शन है DNA रिपेयर और ये कॉज करता है ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर। उसी तरह से केयर टेकर में भी BRCA2 आ गया, MSH2, MLH1 आ गया। तो इसको आप ब्रीफली यहाँ से कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज़ P53 जीन। P53 जीन्स को TP53 जीन्स भी बोलते हैं या ट्यूमर प्रोटीन भी बोलते हैं। ये एक ऐसी जीन है जो कि प्रोटीन्स के लिए कोड करती है और सेल साइकिल को रेगुलेट करती है और इनका मेन फंक्शन होता है ट्यूमर सुप्रेशन। मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स में ये सेल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है टू सुप्रेस द कैंसर। P53 हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द गार्डियन ऑफ द जीनोम, क्योंकि ये जीनोम म्यूटेशन से प्रिवेंट करती हैं और इसका नेम P53 पड़ा क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 53 किलो डाल्टन। और जो P53 जीन है ये आइडेंटिफाई हुई थी 1979 में बाय अर्नोल्ड लेविन, डेविड लेन एंड विलियम ओल्ड, एंड इट इज़ लोकेटेड इन 17th क्रोमोसोम ऑफ द न्यूक्लियस। देन द स्ट्रक्चर ऑफ P53 जीन्स। जो P53 प्रोटीन है वो एक फॉस्फो प्रोटीन है जो कि 393 अमीनो एसिड्स की बनी होती है और इसमें 4 यूनिट्स हैं जिनको हम डोमेन्स बोलते हैं। तो पहला डोमेन जो है वो एक्टिवेट करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को, दूसरा डोमेन रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस को, तीसरा डोमेन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द टेट्रामेराइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड चौथा डोमेन रिकॉग्नाइज करता है डैमेज DNA को। देन मैकेनिज्म, जो P53 जीन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन सेल साइकिल कंट्रोल एंड एपोप्टोसिस। अगर P53 डिफेक्टिव होगा तो एबनॉर्मल सेल को प्रोलिफरेट करेगा और जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। एज मैनी एज 50% ऑफ ऑल ट्यूमर्स कंटेन P53 म्यूटेंट्स। नॉर्मल सेल्स में P53 प्रोटीन लेवल बहुत कम होता है और जो DNA डैमेज है या स्ट्रेस है वो ट्रिगर करता है इंक्रीज ऑफ P53 प्रोटीन विच हैव 3 मेजर फंक्शन: ग्रोथ अरेस्ट, DNA रिपेयर एंड एपोप्टोसिस। तो सबसे पहले जो ग्रोथ अरेस्ट है वो सेल साइकिल की प्रोग्रेस को स्टॉप कर देगा और रेप्लिकेशन नहीं होने देगा डैमेज DNA की। उसके बाद जो ग्रोथ अरेस्ट है ये P53 एक्टिवेट करेगा ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोटीन्स को दैट इन्वॉल्व इन रिपेयर। देन एपोप्टोसिस इज द लास्ट रिजॉर्ट टू अवॉइड द प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स कंटेनिंग एबनॉर्मल DNA।
जो सेलुलर कंसंट्रेशन होती है P53 की वो टाइटली रेगुलेटेड होती है, वाइल इट कैन सुप्रेस द ट्यूमर्स। अगर हाई लेवल होगा P53 का तो वो एक्सेलरेट करता है एजिंग प्रोसेस को बाय एक्सेसिव एपोप्टोसिस। जो मेजर रेगुलेटर हैं P53 के वो हैं MDM2 विच कैन ट्रिगर द डिग्रेडेशन ऑफ P53 बाय द यूबीक्विटिन सिस्टम। देन टारगेट जीन्स। P53 एक ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर है जो कि MDM2 के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है एंड द जीन्स इन्वॉल्व इन द ग्रोथ अरेस्ट, DNA रिपेयर एंड एपोप्टोसिस। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आ गए। ग्रोथ अरेस्ट के लिए P21, GADD45, DNA रिपेयर के लिए P53R2 एंड एपोप्टोसिस के लिए BEX, APAF1, PUMA एंड NOXA। देन रोल ऑफ P53 जीन्स। P53 जीन्स एक्टिवेट करती हैं P21 एंड GADD45 को एंड आल्सो एक्टिवेट द DNA रिपेयर एंजाइम्स। जो P21 है वो डीएक्टिवेट कर देती है CDK2 को विच कॉज द G1 अरेस्ट, और GADD45 जो है ये डीएक्टिवेट करती है CDK1 को विच कॉज G2 अरेस्ट। उसके बाद जो DNA रिपेयर एंजाइम्स होते हैं वो DNA रिपेयरिंग का काम करते हैं। अगर DNA रिपेयर नहीं हुआ ड्यू टू हाई सर्वे DNA डैमेज देन P53 एक्टिवेट होगा, दैट इज़ NOXA, PUMA एंड BOX जो कि एपोप्टोसिस कर देंगे। एंड हेयर इज़ द सिंपल मैकेनिज्म ऑफ P53। सबसे पहले ग्रोथ अरेस्ट होगा, देन उसके बाद अगर DNA रिपेयर हो गया तो हो गया, वरना एपोप्टोसिस हो जाती है। P53 can lost its function by nonsense mutation or missense mutation, complex of normal P53 and mutant P53 inactivating the function of normal allele and binding of normal P53 to viral oncoproteins. And this is the role of P53 in cells with damaged DNA. सबसे पहले हमारे पास नॉर्मल सेल था, इसमें कार्किनोजेनिक स्टिमुलस आया, देन सेल म्यूटेट हो गया, फिर उसके बाद हमारे पास एक आ गया नॉर्मल P53, एक आ गया डिफेक्टिव P53। जो नॉर्मल P53 है ये इसमें या तो एपोप्टोटिक सेल डेथ हो जाएगी या तो म्यूटेशन हो जाएगी और DNA रिपेयर हो जाएगा, और जो डिफेक्टिव P53 होता है ये कॉज करता है ट्यूमर। देन रोल ऑफ P53, अगर P53 जीन डैमेज हो जाए तो जो ट्यूमर सुप्रेसर होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, और ऐसे लोग जिनमें सिर्फ P53 होता है उनमें बहुत सारे चांसेस होते हैं कि उनमें अर्ली अडल्टहुड में ही ट्यूमर डेवलप हो जाएगा, एंड दिस डिजीज़ इज़ नोन एज ली-फ्रॉमेनी सिंड्रोम। कई बार सेल में भी डैमेज हो जाता है बाय म्यूटाजेंस लाइक केमिकल्स, रेडिएशन और वायरस, जिसकी वजह से सेल में कंट्रोल डिवीज़न हो सकता है, और लगभग 50% जो ह्यूमन ट्यूमर्स होते हैं उनमें म्यूटेशन होती है या डिलीशन होती है ऑफ P53 जीन। देन नेक्स्ट इज़ रेटिनोब्लास्टोमा जीन, दैट इज़ RB जीन। जो रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन है इसको हम RB प्रोटीन भी बोलते हैं एंड RB1 प्रोटीन भी बोलते हैं, और जो RB है उसको आप कैपिटल B एंड स्मॉल b ऐसे कर सकते हैं। इट इज़ अ ट्यूमर सुप्रेसर प्रोटीन दैट इज़ डिसफंक्शनल इन सेवरल मेजर कैंसर, और इसका मेन फंक्शन होता है एक्सेसिव सेल ग्रोथ को रोकना, और जब तक एक सेल डिवाइड होने के लिए तैयार नहीं है तब तक सेल साइकिल को इनहिबिट करना। जो रेटिनोब्लास्टोमा जीन्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेटिनोब्लास्टोमा के लिए, जो कि एक नॉन कैंसरस ट्यूमर है रेटिना का, एंड इट इज़ अ रेयर चाइल्डहुड ट्यूमर। रेटिनोब्लास्टोमा एक आई ट्यूमर है जो ज़्यादातर होता है छोटे बच्चों में, और ये 60% स्पोराडिक होता है, दैट इज़ नॉन इनहेरिटेड। जो ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स का फंक्शनिंग मॉडल है ये फर्स्ट प्रपोज किया था एल्फ्रेड क्यून्सन ने इन ईयर 1970s, हु इज़ प्रिसाइजली एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा। अगर दोनों एलील जो हैं जीन की वो म्यूटेट हो जाती हैं तो जो प्रोटीन है वो इनएक्टिवेट हो जाएगी, एंड दिस रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा। जो ह्यूमन RB जीन्स हैं ये न्यूक्लियस के 13th क्रोमोसोम पर लोकेटेड होती हैं। देन रोल ऑफ RB जीन्स, जो बायोलॉजिकल फंक्शन है RB जीन का, इसमें आता है ट्यूमर सुप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, डिफरेंशिएशन एंड एपोप्टोसिस, एंड द फंक्शन ऑफ RB जीन्स आर मेडिएटेड बाय इट्स इंटरेक्शन विद अ लार्ज नंबर ऑफ सेलुलर प्रोटीन्स। देन Knudsen two-hit हाइपोथेसिस। स्पोराडिक एंड फैमिलियल जो अक्रेंस होती है रेटिनोब्लास्टोमा की उसको बताने के लिए कुंसन ने 1974 में बताया कि जो 2 म्यूटेशंस होती हैं वो चाहिए होती हैं रेटिनोब्लास्टोमा जीन्स के साथ, दैट इज़ लोकेटेड इन क्रोमोसोम 13 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा।
अब अगर हम बात करें फैमिलियल केस की, तो जो चिल्ड्रन होता है वो इनहेरिट करता है एक डिफेक्टिव कॉपी आरबी जीन्स की एंड द अदर कॉपी इज़ नॉर्मल। जो रेटिनोब्लास्टोमा होता है वो डेवलप होता है जब नॉर्मल कॉपी में सोमेटिक म्यूटेशन हो जाएगी। और स्पोराडिक के केस में जो नॉर्मल आरबी एलील्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं बाय सोमेटिक म्यूटेशन इन वन ऑफ द रेटिनोब्लास्ट। द टू हिट ओरिजिन ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा। अब सबसे पहले हमारे पास क्रोमोसोम 13 में एक नॉर्मल एलील है, एक जर्मलाइन म्यूटेशन है, तो उसमें सोमेटिक म्यूटेशन होगी और रेटिनोब्लास्टोमा डेवलप हो गया। अब स्पोराडिक के केस में क्या था, दोनों नॉर्मल जीन्स थी, अब उनमें भी क्या हुई, सोमेटिक म्यूटेशन होगी, तो एक नॉर्मल आ गई, एक सोमेटिक म्यूटेशन वाली आ गई, फिर उसके बाद इसमें सोमेटिक म्यूटेशन हुई तो रेटिनोब्लास्टोमा डेवलप हो गया। देन APC जीन, it is implicated in familial adenomatous polyposis coli and most of sporadic colorectal cancer। जो बीटा कैरेनिन है वो एक ड्यूल फंक्शन प्रोटीन है जो कि टिश्यू फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है और साथ साथ जो एसिडिटी होती है अदर जीन्स की उसको भी कंट्रोल करती है एंड प्रमोट द सेल ग्रोथ एंड डिवीज़न। ह्यूमन के केस में जो बीटा कैरेनिन होती है उसको इनकोड करता है CTNNB1 जीन। अगर बीटा कैरेनिन बहुत ज़्यादा हो जाए तो अनकंट्रोल ग्रोथ करती है सेल की और सेल डिवीज़न कॉज करती है, तो APC जो है वो बाइंड करता है उसके साथ एंड इनहिबिट करता है फंक्शन ऑफ बीटा कैरेनिन। जो म्यूटेंट APC है वो बीटा कैटेनिन के साथ बाइंड नहीं कर पाता, उसकी वजह से उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है और वो डेस्मोइड ट्यूमर डेवलप करता है। देन BRCA1 एंड BRCA2 जीन्स, इसमें BR का मतलब है ब्रेस्ट एंड CA का मतलब है कैंसर, यानी ब्रेस्ट कैंसर सस्पेक्टिबिलिटी जीन, लेकिन कई बार ये इंक्रीमेटेड होती हैं ओवेरियन कैंसर में भी एंड इट इज़ इन्वॉल्व इन G1 चेक पॉइंट। CDK इनहिबिटर P21 को इंक्लूड करके ये S फेज़ में सेल की एंट्री को ब्लॉक कर देती हैं एंड इट प्रमोट द DNA रिपेयर बाय बाइंडिंग टू RAD51। जो जीन सुप्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फॉर कंटिन्यूइंग ऑफ सेल साइकिल, और अगर डैमेज को रिपेयर नहीं किया जाएगा तो उसकी वजह से हो जाती है एपोप्टोसिस एंड प्रोड्यूस प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहिबिशन ऑफ मेटास्टेसिस एंड द इनएक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स कॉज ट्यूमर। So that's all about today. Thank you.